नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोहित रिक्सवाल पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट सुनील बैसला जी। आज कई मुद्दों पर इनसे कई सारी बातें होंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर। सर, आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस कीजिए प्लीज़ खुद को। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और दिल्ली से ही हूँ। और पिछले तकरीबन 30 वर्षों से मैं दिल्ली की विभिन्न अदालतों में जो है प्रैक्टिस करता हूँ। 30 साल का लॉ का एक्सपीरियंस। 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो सर, 30 साल के अपने लॉ फील्ड के एक्सपीरियंस के बारे में प्लीज़ कुछ शेयर कीजिए। क्या क्या सीखा आपने? देखिए, इसमें क्या है कि जो लर्निंग है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। करेक्ट। और ख़ासकर वकालत में तो हम रोज़ सीखते हैं, क्योंकि नए नए कानून आते हैं और उस कानून की नई नई इंटरप्रिटेशन होती है जी। तो उस इंटरप्रिटेशन से हम सीखते हैं। तो ये जो 30 साल का जो जर्नी रही है ये बहुत ही मिक्स टाइप की जर्नी रही है। उतार चढ़ाव रहे इसमें, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लॉयर थे, घर में कोई वकील नहीं था, किसान परिवार से थे जी। और ना कोई रिश्तेदार वकील था, ना कोई ब्यूरोक्रेट था जी। तो इसमें सेल्फ मेड रहे, खुद ही इसमें आगे बढ़े, कोशिश की। और जैसा कि कहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, एक बहुत फेमस कविता है। जी। जब आप कोशिश करते तो कहीं ना कहीं आपको कामयाबी मिलती है। जी। क्योंकि मैं इससे पहले टीचिंग करता था। अच्छा। तो उस टीचिंग का मुझे बड़ा अच्छा फ़ायदा मिला जब मैं वकालत के प्रोफेशन में आया। क्योंकि जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनको विश्वास होता है कि भाई इन सर ने हमें पढ़ाया है और अगर ये वकालत भी करेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छे ढंग से चीज़ों को रखेंगे। तो उसमें मुझे वकालत में बड़ा अच्छा इसका फ़ायदा मिला। और मिक्स जनरल रही, मैंने सिविल केसेस भी किए, क्रिमिनल केसेस भी किए और कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स भी किए। इसमें संविधान को लेकर जो मैटर होते हैं, धीरे धीरे मिक्स रहा सारा। और करते करते जो है आज 30 साल का सफ़र रहा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला और काफ़ी जो जनता के हक हकूक़ हैं उनके लिए लड़ाई लड़ी। तो आपके कई सारे इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं जैसे? हाँ, इंडिविजुअल क्लाइंट्स शुरू से रहे हैं। ठीक है। मैं भारत सरकार का वकील भी रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल भी रहा हूँ। अच्छा। 5 साल जो है। जी। तो वो सरकारी, वो भी मैंने देखा सरकारी वकील रहते हुए क्या एक्सपीरियंस होता है। प्राइवेट भी किया और आज फिर मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, तो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि जो इंडिविजुअल केसेस होते हैं वो अलग होते हैं। कुछ केसेस होते हैं जैसे कोई PIL दर्ज होती है, वो सोशल वेलफेयर के लिए होता है, तो वो क्या होता है? PIL कैसे नॉर्मल केसों से अलग है? इसमें ये होता है कि PIL नॉर्मल केस तो ये है कि आपके साथ अगर कोई जाति हुई है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं उसके खिलाफ। जी। आपके सिविल डिस्प्यूट है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। जी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये है कि जब आप ये देखते हैं कि फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल कोई चीज़ होनी चाहिए, जी। सरकार अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही है, जी। ठीक है, या सरकार को और अच्छा करना चाहिए, जी। उसके लिए कोई भी जो नागरिक है देश का, वो जनहित याचिका जिसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट लगा सकता है। डायरेक्ट लगा सकते हैं। उसमें सिर्फ ये रहता है कि जो PIL फाइल कर रहा है उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसका व्यक्तिगत स्वार्थ ना होके जो जनता की भलाई के लिए अगर आप करते तो उसको PIL बोलते हैं। तो सर, आपने 30 साल के करियर में कोई PIL दाखिल किया? हाँ, मैंने बहुत PIL फाइल कुछ बताइए उनके बारे में। हाँ, पहली PIL जो हमने दिल्ली हाई कोर्ट में आर्ग्यू की थी, आपको पता है 2001 में भुज में, गुजरात में एक अर्थक्वेक आया था। जी, जी, जी। और उसमें काफ़ी तबाही हुई थी। तो हमने हाई कोर्ट में जो PIL की, उसमें हमने ये प्ली ली थी कि अगर कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आती है, कोई आपदा आती है, तो उसमें कोई हमारे पास एक कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जो ट्रेंड अथॉरिटी हो जो उसको डील कर सके। जैसे पहले क्या होता था, अगर हमारे यहाँ बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया तो हम या तो सेना की मदद लेते थे या फायर वालों की लेते थे, परंतु हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं था। हाँ, हमारी PIL के बाद इसमें डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी। अच्छा। उसके बाद एक्ट बना और उसमें डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट के दौरान जो है के तहत जो है वो डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हर स्टेट में अलग है, सेंटर की अलग है, स्टेट की अलग है। तो अब आप देखोगे जैसे NDRF करके बनाए, तो उसमें होता है कि अब वो ट्रेंड लोग होते हैं, वो तैरना भी जानते हैं, उनको पता है कि अगर भूकंप आएगा तो भूकंप में कैसे लोगों को बचाना है भूकंप से, ठीक है, उसको पता है उनको। तो वो एक अथॉरिटी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है।
ये आपके पिटीशन डालने के बाद? ये हमारी पीआईएल के बाद ही जो है सरकार ने इस पे देखा कि भाई हाँ, क्योंकि विदेशों में इस टाइप की अथॉरिटी है पहले से भी। हाँ। और हमारा एक और था कि इंडिया जो था सिस्मिक एक्टिव जोन बनता जा रहा है। सिस्मिक एक्टिव जोन वो होता है कि जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। जैसे अगर हाँ, जैसे दिल्ली की बात करें तो ये जो यमुना खादर का एरिया है, इसके आसपास जो है, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर फ्यूचर में भी काफ़ी भूकंप वगैरह आ सकते हैं। अच्छा। तो हमारा यही था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 20-20 मंजिल की बिल्डिंग है, अगर कोई ऐसी त्रासदी हो जाती है तो उस त्रासदी में लोगों की मदद के लिए एक ट्रेंड फोर्स होनी चाहिए, जो आजकल एनडीआरएफ है। तो 2001 से पहले इंडिया में नहीं था ये डिजास्टर मैनेजमेंट? नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं था, ये हमारी पीआईएल के बाद ही ये शुरू हुआ। ओके, ठीक है सर। लोग कई बारी कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में कि एक तो कई सारे वर्ड सुनने को मिलते हैं कि लॉयर क्या होता है, एडवोकेट क्या होता है, प्रोसिक्यूटर क्या, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो क्या होता है, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए, लॉयर तो वो होता है कोई भी लॉ करके, ठीक है, जब आपने लॉ कर ली तो आप लॉयर बन गए। अच्छा। बट जो एडवोकेट होता है वो ये होता है कि आपने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन किया और आप अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे हैं और उनके लिए केस लड़ रहे हैं। जो केस लड़ता है जाके कोर्ट में, वो एडवोकेट होता है, जो ट्रायल पे जाता है, ट्रायल करता है या जो भी केस लड़ता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये होता है कि जो सरकार की तरफ से जो भी विक्टिम है, मान लिया किसी का मर्डर हो गया, तो उस मर्डर जो हुआ है उसकी तरफ से, मतलब उनके परिवार वालों की तरफ से सरकार एक वकील चुनती है। सरकारी जिसको वकील हम बोल सकते हैं हिंदी में, वो सरकारी वकील होते हैं जो ये कोशिश करता है कि भाई जिसने गलत किया है, जिसने वो मर्डर किया था, उनको सजा मिले। क्योंकि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है केस की, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है और चार्जशीट के बाद ट्रायल शुरू होता है। तो ट्रायल में वो जो विक्टिम है, ठीक है, उसको सरकार की तरफ से वकील दिया जाता है, ठीक है, पक्ष रखने के लिए। जो मुलजिम होता है वो प्राइवेट वकील लेके उसका अपना केस लड़ता है। ठीक है। तो आप जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये आप 5 साल रहे हो? नहीं, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल था, भारत सरकार का वकील था, जिसमें भारत सरकार की तरफ से जो मुकदमे आते थे, जैसे आर्मी के खिलाफ आए या फाइनेंस मिनिस्ट्री के खिलाफ आया या जो भी मंत्रालय हैं उनके खिलाफ, तो हम सरकार की तरफ से उसमें अपीयर होते थे। तो अपने 5 साल के इस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए, कुछ केस जो आपको याद हो। नहीं, इसमें अलग अलग केस थे सरकार, क्योंकि हम तो सरकार की तरफ से रहते थे जी। तो मुझे आज भी याद है एक केस ये आया था कि उसमें जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे कुछ जो पशुओं की तस्करी होती है, तो उसमें उस पशुओं की तस्करी में जो एक अधिकारी जो था वो इन्वॉल्व था और बहुत छोटा पैसा लेते थे, 20-50 रुपये लेके वो गायों को और भैंसों को जो है बांग्लादेश में एंटर कराते थे। तो उसका केस आया था, उसमें जिस अधिकारी की इन्वॉल्वमेंट थी उसको सस्पेंड हो गया था और उसने फिर हाई कोर्ट में अपने सस्पेंशन के खिलाफ केस डाला था जी। तो हमने लड़ा था, तो वो हमने उसको सजा दिलाई थी। ठीक है। तो बहुत सारे केसेस थे ऐसे सरकार की तरफ से जो हमने किए हैं। वो तो एज ए ड्यूटी थी, क्योंकि सरकार की तरफ से तो सरकारी पक्ष हम रखते थे। फिर पीआईएल 2001 में आपने पीआईएल डाली थी, उसके बाद कुछ? उसके बाद मैंने काफ़ी पीआईएल डाली। उसके बाद मैंने पीआईएल डाली थी, आपको आज भी आप पढ़ने को देखते होंगे, पहले भी काफ़ी था कि आर्मी में, मिलिट्री में हैं जी, जी। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें क्या होता था कि जो जवान थे वो कई बार ना अपने सीनियर्स को गोली मार देते थे। हाँ, कई बार हेडलाइंस आई है ना, हेडलाइंस आई है कि भाई ये सीनियर्स को गोली मार दी, हाँ जी, हाँ जी, या खुद सुसाइड कर ली। सुसाइड कर ली। अच्छा। तो उसको जो सीनियर्स को गोली मार दी उसको फ्रैगिंग बोलते थे। तो मैं अखबारों में पढ़ता था, तो मैंने जब देखा, मैंने कहा यार ये कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ सुधार की जरूरत है। मैंने एक बार पढ़ा था कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे किसी जवान ने अपने सीनियर को गोली मार दी, उसके बाद खुद सुसाइड कर ली थी। हाँ, तो उसका मैंने ना उसका रिसर्च किया जी। कि भाई ये एक जवान जो AK-47 लेके जो तैनात है और वो क्या कारण है कि वो अपने सीनियर को मार रहा है या खुद मर जाता है। तो उसमें जब मैंने रिसर्च की तो रिसर्च में ये पाया कि ये जो जैसे जो डिस्टर्ब स्टेट हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट की बात करी, या नक्सलाइट एरिया है, तो वहाँ पर जो CRP, CISF या
आर्मी के जो जवानों की ड्यूटी रहती है, तो वहाँ पहले क्या होता था, बहुत बहुत दिन जो है उनको छुट्टी नहीं मिलती थी। अच्छा। अब मान लीजिए जवान है, जवान के घर पे कोई सिविल डिस्प्यूट है या उसका फैमिली डिस्प्यूट है, तो उसको मैसेज आ रहा है कि भाई आप घर पे आ जाओ, है ना, ये सोल्व करना है। तो 6-6 महीने साल छुट्टी नहीं मिलती थी। तो उसमें क्या होता है कि जो जवान के ऊपर जो मेंटल प्रेशर होता था, दिमागी जो प्रेशर होता था, उस प्रेशर में वो इस प्रकार के कदम उठाता था कि अगर सीनियर छुट्टी नहीं देता तो सीनियर को मार दिया, ठीक है, खुद मर गया। तो उस पर फिर काफ़ी रिसर्च हुई, कैबिनेट कमेटी भी बैठी और उसमें मेरे से भी सुझाव लिए गए। तो मैंने उसमें सुझाव ये दिए गए थे कि जो इस प्रकार के जो डिस्टर्ब स्टेट्स हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब सख्त ड्यूटी होती है जवानों की, तो वहाँ पर छुट्टी का प्रोविजन होना चाहिए, छुट्टी जल्दी जल्दी मिलनी चाहिए, एक तो नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिनका अगर कोई उनका सिविल डिस्प्यूट है, मान लिया कोई आर्मी का जवान है और वो गुड़गांव से है और उसका सिविल डिस्प्यूट चल रहा है किसी पड़ोसी के साथ या फैमिली के साथ, तो उस डिस्प्यूट को जो है जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए ताकि उसको वो मेंटल पीस रहे। फिर मैंने बोला था कि योगा प्राणायाम उनको कराया जाए, उनको जो स्ट्रेस से कैसे लड़ा जाए उनकी भी वहाँ पर वो क्लासेस दी जाए, मोटिवेशन क्लासेस जो है। तो मेरी पीआईएल के बाद बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरी पीआईएल के बाद इन फोर्सेस में जो है उनको छुट्टी मिलने लगी और सारे डीएम्स को ये हिदायत दे दी गई कि जो भी अगर कोई आर्मी का या वो जवान है और उसका कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी जो है डीएम और डीसी जो है ना सॉल्व करेंगे। फिर उनको आपने देखा होगा लेह लद्दाख और ऊपर कारगिल में भी अब योग दिवस आता तो वो योग कर रहे होते हैं। जी। तो उस योग की क्लासेस शुरू हुई, प्राणायाम शुरू हुआ, उनको मोटिवेशनल क्लासेस शुरू हुई, तो वो चीज़ें अब कहीं ना कहीं जो है ना कम हो गई हैं। तो ये मेरी पीआईएल के बाद ही जो है ये इसमें काफ़ी सुधार आया। ठीक है। फिर एक पीआईएल मैंने की थी कि जो आपको पता होगा कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, जैसे कोई 9th में फेल हो गया स्टूडेंट, कोटा के बारे में कहते हैं कि वो, हाँ, 10वीं में फेल हो गया, नहीं वो कोटा वाला तो एक कोचिंग वाला हो गया। मेरा था कि जो एकेडमिक लाइन में जैसे बच्चा 7th में है, 10th में है, हाँ, 11वीं का बच्चा है, 10वीं में अच्छे मार्क्स नहीं आए, सुसाइड कर ली, तो उसमें मैंने थोड़ा स्टडी किया दिल्ली को लेकर कि भाई ये क्या कारण है। तो मैंने देखा कि 8 घंटे बच्चा जो है वो स्कूल में पढ़ता है, स्कूल में टीचर्स के साथ रहता है। घर में क्या है, आज अगर दिल्ली की बात करें तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो गया है, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अब हस्बैंड है, वाइफ है और बच्चे हैं। हस्बैंड वाइफ ज़्यादातर दोनों काम करते हैं और बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो बच्चे के साथ क्या है कि अगर उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसको डील करने के लिए माँ बाप के पास टाइम नहीं है, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, और बच्चे के अगर मार्क्स कम आ गए तो दोनों बच्चों को जो है ना ग्रिल करते हैं, माँ भी और बाप भी, कि तुम क्या बनोगे ज़िंदगी में, तुमने अच्छे मार्क्स नहीं लेके आए, है ना, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है। तो बच्चों पे इतना प्रेशर होता है कि कई बार जो है ना बच्चे एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते थे। तो मैंने ये बोला कि भाई जो ये क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है और बच्चा 8 घंटे से ज़्यादा स्कूल में रहता है, तो हर स्कूल में एक काउंसलर की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। काउंसलर ये होता है कि अगर बच्चा मान लो मैथमेटिक्स में ठीक नहीं चल रहा है या बच्चा सही एग्जाम नहीं दे पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो टीचर उनको रिपोर्ट करेगा काउंसलर को, और काउंसलर उस बच्चे से बैठ के उसका बातचीत करेगा कि भाई उसकी काउंसलिंग करेगा, उसको दिक्कत क्या है। क्योंकि एक बच्चा अगर नहीं ढंग से पढ़ पा रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको कोई पर्सनल या फैमिली प्रॉब्लम है। जैसे बच्चे ट्रोलिंग करते हैं एक दूसरे को, तो वो बुली करते हैं, हाँ बुली करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को लेकर मैंने वो पीआईएल डाली। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा डायरेक्शन दी थी कि भाई हर स्कूल में काउंसलर होना चाहिए, और अगर स्कूल में नहीं होता है, परमानेंट काउंसलर नहीं है, तो अल्टरनेट डेज पे जो है काउंसलर जाने चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में तो मैक्सिमम में है, तो सरकारी स्कूलों में भी दिल्ली में अब ये चीज़ है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसके बाद जो है काफ़ी ये सुसाइड के केसेस में कम से कम दिल्ली में काफ़ी कमी आई, बच्चों के सुसाइड के केसेस, बच्चों के जो स्टूडेंट्स जो सुसाइड कर लेते थे। तो ये क्या था, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे, काफ़ी ज़्यादा बच्चे करते हैं, बच्चे कर रहे थे, क्योंकि आप देखो ना, आप बच्चे से कोई बात करने वाला नहीं है जी। बच्चा शाम को गया, स्कूल से गया, उसके बाद ट्यूशन चला गया, ठीक है, माँ बाप आए, 2-4 घंटे खाना खाया, उसके बाद टीवी देखा, सो गए। मैं देखा है कि 4th और 5th क्लास के बच्चे भी आजकल ट्यूशन भेज देते हैं, क्योंकि कोई हाँ प्रेशर है ना, वो मतलब माँ बाप की जो एम्बिशंस हैं वो उनका जो
हमारे यहाँ वैसे प्लेवे मेथड आ गया है, नहीं तो इतने भारी भारी बस्ते, अब सरकार भी उस पर काम कर रही है कि जो बैग है बच्चों का, जो बैग और बैगेज है उसको कम किया जाए। जी हंसते खेलते अगर बच्चा सीखता है तो ज़्यादा अच्छा सीखता है, जी बिल्कुल। बर्डन से नहीं सीखता। तो यही होता है कि हम अपनी एम्बिशन जो है ना कई बार अपने बच्चों पर थोपते थे कि मैं नहीं बना तो कि मेरे मैं बच्चे इंजीनियर नहीं बना, तो मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बना रहा हूँ। अब वो बच्चे की आपको कैपेबिलिटी देखनी है कि वो बच्चे के अंदर टैलेंट क्या है। हाँ जी। एक बच्चे के अंदर हो सकता है कि बच्चे बहुत अच्छा फुटबॉलर बनना चाहता हो, उसके अंदर फुटबॉलर बनने की योग्यता हो, तो उस चीज़ को निकालने के लिए हमें काउंसलर्स की ज़रूरत होती है। जी ठीक है। अब मान लिया बच्चा बनना तो चाहता है इंजीनियर, और उसको आप जबरदस्ती डॉक्टर बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो डॉक्टरी में, आप उसको डॉक्टरी जबरदस्ती बना भी सकते हैं पर वो डॉक्टरी में अच्छा मतलब एक्सेल नहीं कर अच्छा पाएगा। डॉक्टर नहीं बनेगा। तो जो भी बच्चा जो चाहता है, अगर आप उसके लिए करते हैं, उसको गाइड करते हैं, अगर काउंसलिंग हो जाती है तो उसमें काफ़ी अच्छा बच्चा एक्सेल कर सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ेगा ही। तो आजकल अब देखो ना, सचिन तेंदुलकर है, वो इतने अच्छे क्रिकेटर रहे, कपिल देव साहब रहे। तो आप नाम अगर कमाना है, आप अपनी फील्ड में आप अगर एक्सेल करते हो तो नाम कमा सकते हैं। जी जरूरी नहीं है कि आपने पढ़ना ही है। पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत, क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट बदल रहा है, पढ़ाई भी होनी चाहिए, पर उसके साथ साथ बच्चे का Knowledge टैलेंट होनी देखें, नॉलेज होनी चाहिए। बच्चे के टैलेंट के हिसाब से भी उसको आगे बढ़ाया जा जी सकता है। जी। तो सर आप अपने बारे में बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा था, आपने कैसी पढ़ाई की थी, अपने स्ट्रगल्स के बारे मैंने में आपको बताया कि मैं एक किसान परिवार से हूँ, जी और क्योंकि घर में कोई पिताजी भी तीसरी पास थे, मेरी मदर जो थी वो अनपढ़ थी, तो घर में कोई ऐसा माहौल ही नहीं था। जी तो बचपन में मम्मी, मैं तीसरी क्लास में था तो मम्मी एक्सपायर हो गई। हम 4 भाई थे, एक बहन है हमारी, 4 भाई एक बहन। तो पिताजी थोड़ा सा मम्मी की डेथ के बाद डिप्रेशन में आ गए। तो पहले हमारा बहुत अच्छा था, घर में दूध की डेयरी थी और काम वाम भी अच्छा था, परंतु एक ऐसा झटका लगा कि हमें बहुत ज़्यादा एक्यूट गरीबी देखनी पड़ी। और उस गरीबी का आलम ये रहा कि हमें सब्जी मंडी में टोकरी ढोनी पड़ी, मेरे को और मेरे बड़े भाई को। और हम चारों बहन भाई जो थे, हम घर में पार्ट टाइम जॉब करते थे, टॉफ़ी पैक करते थे। स्कूल जाने से पहले घर पे टॉफ़ी पैक करना, स्कूल आने के बाद चाय वाय पी के फिर शाम को टॉफ़ी पैक करना 11 बजे तक, 12 बजे तक। तो ये वाला सिलसिला रहा। तो उसमें क्या हुआ कि हमें बचपन का हमें पता ही नहीं लगा कि बचपन कब चला गया। ना खेलने को होता था ढंग से, ना पहनने को होता था। अब आप समझते हो, अगर आप घर में टॉफ़ी पैक कर रहे हो तो आप पढ़ोगे कब? तो एक्स्ट्रा टाइम जो था संडे वनडे देख के रातों रात पढ़ना। फिर घर में इतनी गरीबी थी कि वो वजीफे ले लेके जो है स्कूल से ड्रेस, स्कूल से किताबें लेके पढ़ते थे। मेरी दादी थी जो हमारे लिए रोल मॉडल है, माता कलावती। तो उन्होंने जो गोबर के उपले थाप थाप के उनको बेच बेच के हमें पढ़ाया। तो बहुत मतलब स्ट्रगल रहा अच्छा। और ज़िंदगी में। और ये तो पता नहीं लगा, बचपन और जवानी का पता नहीं लगा कि कब चला गया, क्योंकि काम में लगे रहते थे। और मंडी में ये हालत होती थी कि एक वाक़या है कि जब हम सब्जी मंडी में जाते थे तो थैला हमारे यहाँ पर होता था ना, और हम खरबूजे और तरबूज की लोडिंग अनलोडिंग करते थे। तो मंडी में जो एक, जैसे एक केला गिर गया या एक सेब गिर गया या क्या बोलते हैं भिंडी गिर गई, प्याज गिर गई नीचे ज़मीन पे बोझ में से, जो भी सब्जी वगैरह होती थी हम उसको थैले में डाल के ले आते थे और घर पे बनाते थे। आप मानोगे नहीं कि इतना मतलब जलालत फेस करनी पड़ती थी कि एक मजदूर अगर मंडी में घूम रहा है सर पे टोकरी रख के, तो उसको जो आड़ती है या जो दूसरे लोग हैं वो कैसे ट्रीट करते हैं, यू कैन इमेजिन। तो उस स्ट्रगल भी रहा। और एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जिस मंडी में मैंने और मेरे बड़े भाई राजवीर बंसल जी ने जो मजदूरी की, एक समय ऐसा आया जब मैं वकील बना, तो मैं अपने सीनियर के साथ था, तो उस मंडी का शिफ्टिंग होनी थी। तो उस मंडी का केस हमारे पास आया। अच्छा। और ऊपर वाले का कर्म देखो, ऊपर वाले ने इतना मतलब मदद की कि उस केस को सुनने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए मुझे मेरे सीनियर ने भेजा। अच्छा। और मैं मंडी में, मैं चारपाई पे बैठा था और वो लोग नीचे बैठ के जो आड़ती थे जिनके हम ये वाला काम करते थे, वो मेरी बात सुन रहे थे। और हमने वो केस तैयार किया, फिर हमने वो केस हाई कोर्ट में जीता। अच्छा। तो मतलब कहने का ये है कि अगर जब आप लगन से, जब आप मेहनत से काम करते हैं, तो
प्रकृति जो है, नेचर जो है और जो कायनात जो है वो भी आपका साथ देती है। जी बिल्कुल। बस सिर्फ ये है कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपके अंदर उद्यमशीलता होनी चाहिए, आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए और आप डगमगाए ना, क्योंकि जब आप गरीबी और डिफ़िकल्ट टाइम से निकलते तो आपका ये परीक्षा की घड़ी होती है। उस टाइम अगर आप डगमगागे तो फिर आप रास्ते से भटक सकते हैं। जी जी। तो जैसे कि बहुत सारे युवाओं के साथ ऐसा होता है। ठीक है सर, मैंने पढ़ा था कि कश्मीर में आप काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। हाँ, उसके कश्मीर बारे में कुछ में बताइए। मेरा ये है कि जो वहाँ जो गुज्जर बकरवाल हैं, हाँ जी। वो जो काफ़ी जो बकरवाल लोग जो हैं, बकरवाल गुज्जर क्या? बकरवाल जो है, गुज्जर और बकरवाल एक ही चीज़ है। अच्छा। जो बकरवाल हैं वो भेड़ बकरी पालते हैं एक तो कश्मीर में। में, और सीजनल माइग्रेशन करते हैं। जैसे गर्मी होगी जी। तो वो पहाड़ों पे चले जाते हैं अपने माल मवेशी के साथ, और जब सर्दी होती है तो पहाड़ों से मैदानों में आ जाते हैं। जी जी जी। तो उनमें मैंने देखा कि हम जैसे जम्मू कश्मीर घूमने भी जाते थे, जी तो उनमें शिक्षा की बहुत कमी है, जी। अवेयरनेस की बहुत कमी है। कई कई सौ किलोमीटर पैदल चल के जाना, और उनकी उनकी जो डॉग्स होती हैं, मैं वहाँ गया हूँ, मैंने उनको जाके उनसे मिला हूँ। और ऐसी ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ आपको बिल्कुल एक्सट्रीम में ना बिजली है ना पानी है पीने का, और ठंडी हवाएं चलती हैं, बारिश आ जाएगी कभी भी, ठीक है, तूफान आ जाते हैं। उस डिफ़िकल्ट लाइफ को वो जीते जी हैं। रहे हैं। तो उसमें उनके साथ, क्योंकि मैं भी उस गुजर बिरादरी से हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं एक था कि यार इनके लिए Connection कुछ feel किया होता है। जाए, एक कनेक्ट भी है, सेम डीएनए है। ठीक है। तो हमने उसमें उनके लिए एजुकेशन के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी भी हमने वहाँ पर कोचिंग के लिए रजौरी में और कुपवाड़ा में उन बच्चों की, जो एसटी बच्चे हैं, उनकी कोचिंग के लिए हमने कुछ फ्री कर रखा है। और वक्त जैसे भी समय होता है तो किसी बच्चे की कोई मदद होती है तो हम दिल्ली से कोशिश करते हैं। एक इशू आया था उनका कि जो गुज्जर बकरवाल है वहाँ एसटी में हैं, तो सरकार जो थी वो दूसरे लोगों को भी एसटी में इंक्लूड कर रही थी। कश्मीर की सरकार कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में, कि मतलब कश्मीर के जितने भी लोग हैं वो एसटी में आ जाएंगे? नहीं, जितने भी लोग जो सिर्फ पहाड़ी लोग हैं, तो जो पहाड़ी में, चाहे पहाड़ में रहने वाला, चाहे वो हाई क्लास मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो पंडित है, चाहे वो बनिया है, सबको। तो हालांकि वो सरकार ने कर दिया, उसके लिए दिल्ली में भी हमने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया। जी। तो हालांकि वो केस अब हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसको हमने यहाँ काफ़ी उसमें लीगल मदद की है। तो वो एसटी में आ जाते तो जितने भी बेनिफिट्स एसटी को मिलते नहीं, हैं वो आ उनको चुके मिलते हैं, वो आ चुके हैं, अच्छा। आ चुके हैं। बट सरकार ने किया कि जो गुज्जर बकरवाल का 10% का था उसको अलग रखा और उनको 10% अलग दे दिया। तो इसमें इनकम सर्टिफिकेट वगैरह नहीं देखा जाएगा? नहीं, इनकम देखा, इनकम नहीं होता। देखो, जो एसटी का जो वो है ना मामला, वो आप बाई बर्थ है। ओके, ठीक है। जैसे आप ओबीसी जो है, अगर आप बैकवर्ड हैं तो ओबीसी हो सकते हो। ईडब्ल्यूएस में अगर आपकी इनकम कम है तो आप हो सकते हो, ठीक है। बट एसटी जो है वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके, ट्रेट्स हैं आपके, वो आप जनरेशन से, आपके दादाजी भी एसटी थे तो आपके पिताजी भी एसटी रहेंगे। और एसटी का मतलब ये है कि जैसे आप कुछ चीज़ें कि आप समाज से कट के हमेशा रहते आए, शेड्यूल ट्राइब जैसे होगा, शेड्यूल ट्राइबल ट्राइब जिनको कोई- बोलते हैं, हाँ, ठीक है, ठीक जो है। ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाँ जी, हाँ जी। कि आपके अंदर शाइनेस है, आपकी डिस्टिंक्ट कल्चर है, आपकी कल्चर है जो आम कल्चर है उससे अलग है, आप जो मेन स्ट्रीम से आप अलग रहते हैं कट के, साधारण शब्दों में। समझ गया। तो वो ट्रेड्स हैं। ठीक। परंतु सरकार ने अब ये कर दिया कि जो पहाड़ में रहता है वो एसटी वो है। ST हो गया। तो ये कैसे हो सकता है? हालांकि ये लीगली टेनेबल नहीं है, ये इसको ये चैलेंज किया हुआ, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एंड ऑफ द डे ये ख़त्म हो जाएगा ठीक इसका। है, ठीक है, ओके। मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि बच्चों के ऊपर पोर्नोग्राफी के क्या इफेक्ट्स होते हैं, उसके लिए भी आपने पिया है? हाँ, इसमें क्या हुआ था, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल के एक बच्चे ने एक अपनी जो फेलो स्टूडेंट्स थी, उसकी साथी थी, उसकी न्यूड फोटोग्राफ उस पर लगा दी थी सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे। ठीक है। तो मुझे बड़ा लगा। और दूसरा ये था कि आप कोई भी जो है घर में बैठ के जो है ना गूगल सर्च मारे और पोर्न वेबसाइट देख सकता था, बच्चा भी, कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता था। तो उसमें मैंने उसको हमने एक पीआईएल हाई कोर्ट में मेरे वो स्टूडेंट थे उनके थ्रू हमने डलवाई, जिनको मैं पढ़ाया करता था। तो उसमें ये रहा कि हमने ये प्ली ली कि भाई जो
पोर्न वेबसाइट है। अब एक बच्चा है 8 साल का 7 साल का बच्चा घर में है, हाउस मतलब मम्मी पापा वर्किंग है, कंप्यूटर इंटरनेट लगा हुआ है, तो वो उससे कुछ गलती से भी दब जाता है तो पोर्न वेबसाइट वो देख सकता था। तो अगर एक बच्चा, कम उम्र का बच्चा अगर ये चीज़ देखेगा तो उसके दिमाग पे काफ़ी असर पड़ेगा, गलत असर पड़ेगा। और जैसे बच्चे ने उसने डाल दी थी गलती से जो भी था, तो हमने जब पीआईएल डाली तो उसके बाद कैबिनेट कमेटी की कमेटी बनी, और उसमें अब आप देखोगे कि आप अगर जल्दी से आप पोर्न अगर आप कुछ डालते हो गूगल पे तो पोर्न चीज़ें आपके सामने जल्दी से आती नहीं है। तो उसमें सॉफ्टवेयर भी फिर उसके बाद डेवलप हुए कि भाई आप वो सॉफ्टवेयर अगर घर में लगवा देते हो तो कोई भी बच्चा जो है आपके बिना उसके एक्सेस नहीं कर सकता, चाइल्ड लॉक टाइप का। हाँ, तो उसमें नहीं पोर्न वेबसाइट नहीं खुलेगी, बाकी जो मर्जी खुल जाएगी जो दूसरे वेबसाइट। ठीक है। तो ये भी एक रहा कि हमने ये वाला भी किया। तो चीज़ें हैं, क्योंकि समाज के लिए जो है ना, आपको पता है वकील को सोशल डॉक्टर बोलते हैं। हाँ जी। वकील को सोशल डॉक्टर बोला जाता है। तो सोशल डॉक्टर ये है कि जो सोसाइटी में जो बीमारी है उनको दूर करे। हम क्योंकि किसी के साथ जाति हो रही है, किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उसमें किसी को गलत फंसाया गया है, तो उसमें वकील ही आता है। मतलब वकील को अगर ऐसा लगा कि सोसाइटी में ये चीज़ गलत हो रही है तो वो पीआईएल डाल सकता है। पीआईएल भी डाल सकता है, और जरूरी वैसे नहीं भी कि कोई क्लाइंट आके उसको बोले। हाँ, क्लाइंट भी आए तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी आप ले सकते हो, वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है। तो सर एनडीटीवी के एक सेशन में, एक प्रोग्राम में एक बार आप पैनलिस्ट, हाँ, वी द पीपल करके प्रोग्राम आता था, उसमें ये जो पोर्न जो वेबसाइट को लेकर हमने जो पीएल फाइल की थी उसके बारे उसी के ही उसको पोर्न उस पे ही उन्होंने चर्चा की थी। तो उसमें आई वॉज वन ऑफ द पैनलिस्ट, उसमें मुझे बुलाया गया था, बड़ा अच्छा डिस्कशन था। उसमें पब्लिक भी होती थी, एंकर भी होते थे, कुछ स्पेशलाइज लोग भी होते थे जो उस फील्ड के स्पेशलिस्ट होते थे। बीच में ऐसा हुआ था कि पोर्न को कंप्लीट बैन करने के लिए बोला था गवर्नमेंट ने, तो बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज़ थे और कई सारे और भी लोग थे जो इसके अगेंस्ट हो गए थे कि नहीं बैन करनी। मैंने देखा था सोनम कपूर एक थी और कई सारे। तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इसमें देखो क्या है कि ये जो एज के हिसाब से, अगर मान लिया सपोज करो एक बच्चा है और अगर 6ठी क्लास का बच्चा, 5वीं क्लास का बच्चा अगर स्मोकिंग करेगा तो आप समझ सकते हैं कि जब तक वो जवान होगा उसको कितना मतलब गलत इफेक्ट होंगे उसकी बॉडी पे जी। ठीक है। ऐसे ही ये पोर्न का भी है। न्यूडिटी जो है या पोर्न चीज़ें जो है, अगर एक बच्चा देखेगा तो बहुत, या कोई भी देखेगा तो उसको बहुत मेंटल प्रॉब्लम हो जाएंगी। राइट। तो इसलिए इसकी खिलाफत इसलिए हुई थी कि भाई ये क्यों नहीं, क्योंकि हमारा जो इंडियन समाज है वो कहीं ना कहीं एक इन सुचिता की बात करता है, सुचिता की बात करता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका एक मेंटल बैलेंस आपका रहेगा तो आप समाज में, आपको पता है ये जो रेप होते हैं, अगर आप इनकी स्टडीज़ करो तो जो इस प्रकार के अपराध में जो इन्वॉल्व होते हैं उनके अगर आप मेंटल सेटअप की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। तभी वो जाके एक आम जो नागरिक है, जो बैलेंस्ड माइंड का व्यक्ति है, वो इस प्रकार के करतूत नहीं कर सकता, इस प्रकार का जुर्म नहीं कर सकता। तो क्योंकि इन चीज़ों को देखे, अब आप एक चीज़ देखें, आप वेब सीरीज आ रही हैं आजकल जी, वेब सीरीज में इतना घिनौना दिखाते हैं, चाहे वो वायलेंस हो, चाहे वो इस टाइप की न्यूडिटी हो जी। तो ये इस पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। जैसे जो बड़े लोग हैं उनको तो समझ में आता है कि ये तो है नहीं। हाँ, जो इमेच्योर लोग हैं ना उनको बड़ा दिक्कत आती है कि एक आपने देखा होगा आज की डेट में कई बार होता है कि 12 साल के बच्चे ने मर्डर कर दिया, 13 साल के बच्चे ने मर्डर कर दिया। अभी दिल्ली में ही कुछ एक हाँ, न्यूज़ आया था, 14-15 साल के लड़के ने चाकू तो से। वो क्या है, वो सारा देख के वेब सीरीज को देख के या मूवीज में इस टाइप का अगर आता है, या आप देखोगे कि कुछ गाने ऐसे आते हैं कि रिवॉल्वर चला दी, रिवॉल्वर पे ये करना है ना, जो काफ़ी पिछले दिनों एक मैंने न्यूज़ में देखा था कि कई सारे जजेस हैं वो कहते हैं कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। एक तो जज रो रहे थे कैमरे पे कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में क्योंकि केसेस इतने पेंडिंग हैं। तो सर एज अ लॉयर आप प्लीज़ बताइए कि लॉयर होने के नाते आपको कितना वर्कलोड फील होता है? बाकी लॉयर्स को वर्कलोड ज़्यादा फील होता है कि नहीं है? देखो, जजेस के ऊपर वर्कलोड है, उनके वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा होते हैं और वो कहीं ना कहीं समाज से भी थोड़ा सा उनको अलग रहना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि
उसके गाइडलाइंस हैं, वो ज़्यादा सोशल ना हो। अच्छा, हाँ, ये भी एक रहता है, चाहे वो हाई कोर्ट जज है, सुप्रीम कोर्ट जज है, मतलब ज़्यादा सोशल ना हो। क्या मतलब? सोशल ओब्लिगेशन तो उनको करने पड़ेंगे। ये ना हो कि आप बाहर बहुत ज़्यादा मीटिंग्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शंस में जा रहे हैं। ये जज और लॉयर सबके लिए है? जजेस के लिए जजेस के लिए? हाँ। अच्छा, क्या रहता है अब ये इसलिए है कि भाई अगर एक जज के पास कोई मुकदमा है, हाँ जी, और दूसरी पार्टी आपको उस फंक्शन में मिल सकती है, तो आपको अप्रोच कर सकती है। ओके, तो जो पुराने टाइम से जो जजेस का था, राइट, उसमें तो ये था कि आपने देखा होगा एक विग होती है जज की, हाँ जी, हाँ जी, यू है ना। तो विग का मतलब होता है कि आप कुछ बाहर की बात सुनोगे नहीं। और जो एंशियंट टाइम में जो जजशिप जब शुरू हुई थी पुराने समय में, तो उसमें ये था इवन कि आप टीवी नहीं देखोगे, अखबार नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आप टीवी और अखबार देखते हो तो आप उससे इन्फ्लुएंस हो सकते हो, जैसे ओपिनियन आप जी, बना जी, सकते जी, हो। जी, 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 क्योंकि जज का मतलब है इंडिपेंडेंट, जी, जी, उसको सिर्फ एविडेंस देखने हैं, जी, उसको इमोशनल होके फैसला नहीं करना। उसने सिर्फ ये देखना है कि मेरे सामने सबूत क्या है, उस सबूतों के आधार पर उसको फैसला करना है। तो उनके पर स्ट्रेस है, वकील के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि वकील की अकाउंटेबिलिटी क्लाइंट से है। मान लिया मैं किसी का मुकदमा लड़ रहा हूँ, जी, तो मुझे वो मुकदमा, क्योंकि हर क्लाइंट चाहता है कि उसका मुकदमा जीता जाए, जी, वो जीते। जी, तो जब आपके अच्छा वकील के ऊपर, क्योंकि आप फीस लेते हैं, तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, और आप उसमें ज़्यादा रिसर्च करते हैं, है ना। जी। और उस केस को लड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। ताकत इन द सेंस कि आपको सारे जो उस केस से रिलेटेड जो लॉ हैं, उस केस से रिलेटेड जो प्रोनाउंसमेंट है, पुरानी जजमेंट है, वो सारी साइट करते हुए आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो वकील का भी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। अब उस चाहे वकील हो या जज हो, मुझे ऐसे लगता है, चाहे वो डॉक्टर हो, आपको स्ट्रेस बस्टर के लिए, इस स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। और आप उसके लिए मेंटल और फिजिकल हेल्थ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, तो आप अपना काम बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि डोंट डू एनी वर्क एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। जी, 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 अगर आपने अपनी हेल्थ गवा के कोई अचीवमेंट की है, तो मैं उसको अचीवमेंट नहीं मानता। जी, बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको मतलब हार्ट की प्रॉब्लम होगी, आपको शुगर है, और आपको बीपी है, हाई बीपी है, और आप बहुत बड़े उद्योगपति बन गए हो, आप देखते हैं कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते, या Health is wealth. या आप बहुत बड़े वकील बन गए हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। जी, क्योंकि आप आए हो जीने जिंदगी में आए हो, तो आपको जब तक आप रहें, कम से कम आप अपनी तरफ से तो फिट रहें, जी, 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 काम करें, मजबूती से करें, दिल से करें, लगन से करें, परंतु उसके साथ साथ आप अपने लिए भी दें। अपने लिए घंटा 2 घंटा डेली आप दें, सो दैट आप मेंटली फिट रहें और आप अपना काम अच्छे ढंग से कर सकें। सर अभी एक न्यूज़ में काफ़ी ये केस चल रहा है जो बंगाल में रेप हुआ था, एक हॉस्पिटल का नाम आया उसमें, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि इतना लेट वर्डिक्ट आ रहा है या? देखिए, इसमें क्या है कि ये इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, अच्छा, जो निंदनीय है, इनकी हमें निंदा इनका करनी विरोध करना चाहिए, जी। निंदा करनी चाहिए। जी, परंतु ये कोई पहली घटना नहीं थी। दूसरी बात ये है कि जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, और अगर डॉक्टर अपने काम पे है, सरकारी डॉक्टर जो है, और उसके साथ अगर कोई बदतमीजी करता है, राइट, तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। ये जो इस प्रकार की घटनाएं, ये कहीं ना कहीं जो प्रशासन की लापरवाही है उससे होती हैं। अगर किसी हॉस्पिटल में स्ट्रिक्टनेस है, सिक्योरिटी प्रॉपर है, तो मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार की घटना हो सकती है। ठीक, और दूसरा ये मेरा अपना मानना ये है कि आज की डेट में जो लोग हैं वो स्ट्रेस में हैं, मैक्सिमम लोग, जी, मैं भी और आप भी। हो सकता है मुझे 5% हो तो आपको 10% हो, किसी को 50 हो, किसी को 60% है। जी, जी, तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए खासकर सरकारी विभागों में तो एक काउंसलिंग सेशन लगने चाहिए, चाहे वो चपड़ासी है, चाहे वो बड़ा डॉक्टर है, चाहे वो नर्स है, चाहे वो दूसरा स्टाफ है। क्योंकि जब काउंसलिंग होती है और आपको बताया जाता है कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, आपने ये करना है, ये नहीं करना, तो आप जो सोसाइटी का गुड है उसकी सोचते हो आप। जी, 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 तो
इस चीज़ की ट्रेनिंग जो है, इस चीज़ की जो है, हमारे यहाँ काउंसलिंग सेंटर बहुत कम है, जिस पे आने वाले समय में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग पे, क्योंकि आप देखो हमारे यहाँ बोलते हैं काउंसलिंग का मतलब है कि मैं कोई पागल थोड़ी हो गया कि मैं उस साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा या काउंसलर के पास जाऊंगा, ऐसा नहीं है जी। एक इशू मुझे हो सकता है, वो अगर उस इशू को रिजोल्व किया जाएगा तो वो ठीक हो सकता है जी। है ना, थोड़ा सोच का ही फर्क होता है जी बिल्कुल। तो उस सोच को अगर आप अपने आप से नहीं कर सकते तो कोई आपको बताता तो शायद आप उसको बदल सकते हो। तो ये जो काउंसलिंग है, जो इनकी जरूरत बहुत ज़्यादा है आज की डेट, सरकारी चाहे विभाग हो चाहे वो प्राइवेट हो, बड़ी बड़ी कंपनीज, आपको पता है एमएनसीज में अब इन चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है जी। वहाँ मोटिवेटर्स भी आते हैं, हाँ जी, हाँ जी। काउंसलिंग सेशन भी होते हैं, इवन योगा और उनके सेशंस भी शुरू हो गए हैं। जी, जी, इवन फिजियोथेरेपिस्ट भी वो रख रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, क्योंकि अगर जो भी कोई एम्प्लॉय है, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट है, अगर वो मेंटली सही है, फिजिकली सही है, तो उसका आउटपुट ज़्यादा रहेगा। अब मान लो एक बीमार आदमी है, शुगर बीपी का मरीज है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है चाहे वो प्राइवेट है, वो इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता। तो ये आने वाली, अब जैसे जो इस समय सोशल मीडिया और ये जो चल रहा है हमारा मोबाइल और ये जो अलग अलग टिकटॉक और जो है ना सारे जो हाँ जी। प्लेटफॉर्म्स हैं, जी जी जी। तो इनकी वजह से इतना हो रहा है कि बहुत लोग एंगेज हो रहे हैं। और आप देखेंगे एक स्टडीज आई थी कि 2030 में या उसमें हर घर में एक पागल होगा। अच्छा। मतलब एंगेज मतलब किस चीज़ में हो रहा है? सोशल मीडिया के थ्रू? सोशल मीडिया क्या है कि आज हम जो है ना, हम खाली वक्त मिलता है तो फेसबुक जी, इंस्टाग्राम, ठीक है, इस पे लगे रहते हैं, रील्स देखने में लगे रहते हैं। जो हाउस वाइफ घर में जो काम करती थी, जो वो भी आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी इसमें है इन्वॉल्व। जरा सा टाइम मिलता है, आप स्क्रीन टाइम देख लो, किसी का 5 घंटे आएगा डेली का, किसी का 4 घंटे आएगा, और वो टाइम ऐसा है जो आपका वेस्ट हो रहा है, वो कहीं आपके खाते में नहीं जा रहा। स्टूडेंट अगर बार बार देख रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो गैजेट्स हैं ये हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं। और जब आप ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें जब हमारे ऊपर हावी होती हैं तो हमारा नेचुरल बैलेंस जो है ना वो खराब होता है। ज़बरदस्ती की चीज़ें हैं। हाँ, कोई प्रोफेशनल है, उसको व्हाट्सएप चाहिए, उसको फेसबुक चाहिए, या कोई पॉलिटिशियन, वो ठीक है, उनको भी हालांकि कंट्रोल करके देखना चाहिए। अब एक बच्चा स्टूडेंट्स है या हाउस वाइफ है, जो भी है, वो अगर 5-5, 4-4, 6-6 घंटे लग रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट के बहुत अच्छे साधन हैं। टीवी है, थोड़ा देख लो आप, अब जो 5 घंटे आपने लगा दिए तो वेस्ट हो गए। ये कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी है। हाँ, क्योंकि किसी चीज़ की अति करते हैं तो हम उसके गुलाम से बन जाते हैं। हाँ, और इसको लेकर जो है ना, हमें अवेयरनेस एक तो ड्राइव करनी चाहिए, और दूसरा ये है कि सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए, साथ साथ सरकार को जो है इस पे ध्यान देना चाहिए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स होने चाहिए। क्योंकि ये आने वाले टाइम में आप देखोगे बहुत ज़्यादा वो कर, आंखें बच्चों की जा रही है, छोटे, आपने देखोगे कि छोटे से बच्चे को चश्मा लग जाता है। मैं अक्सर देखता हूँ और बड़ा दुख होता है कि एक अभी मैं रेस्टोरेंट में गया था, और बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट था, इंडिया इस्लामिक सेंटर में था, अच्छा रेस्टोरेंट था, वहाँ एक पूरी फैमिली खाना खा रही थी जी। और एक बच्चा था, मुश्किल से वो 4-5-6 साल का होगा, 6 साल का होगा, ठीक है। वो बच्चा वो देखते हुए वो कार्टून उसमें मोबाइल पे और खाना खा रहा था, और पेरेंट्स भी खा रहे थे। तो हाँ, मेरी दीदी भी ऐसी करती हैं जी। जब वो बच्चा उनका खाना नहीं खा रहा है ना, तो उसको फ़ोन पकड़ा देती हैं। फिर मैं कितनी बार मैं भी कहता हूँ कि मत करो। नहीं, ये बहुत गलत है। हाँ जी। एक बच्चा जो 5-6 साल का अगर ये देखना शुरू करेगा, उसको उसकी आंखें भी, आईसाइट वीक हो जाएंगी, उसके मेंटल लेवल पे बच्चे ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं आजकल, आपने देखा होगा कि जो उनका जो बचपन है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। बचपन में जो बच्चे का अल्लड़पन था, बच्चा जो केयर फ्री रहता था, मिट्टी में भी खेल लिया, इधर भी खेल लिया, उधर भी खेल लिया, अब वो नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप का भी योगदान है। नहीं, बच्चे ये नहीं करना, बच्चे वो नहीं करना, है ना, बच्चे ये, अरे भाई, बच्चे को फ्री माइंड से आप उसकी ग्रोथ होने दो। गांव देहात में पहले कौन होता था, बच्चा खेल रहा है, मिट्टी में भी खेल रहा है, बच्चे बढ़ जाते थे, पढ़ते थे, वहाँ से भी अच्छे पॉलिटिशियंस, अच्छे ब्यूरोक्रेट निकले हैं, अच्छे प्लेयर्स निकले हैं। जी जी जी। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर बहुत ज़्यादा वो उसको केयरिंग रहोगे तो बच्चा अच्छा बनेगा आपका।
जबरदस्ती के बच्चों के साथ पीछे पड़ रहे हैं, उनको डांस क्लासेस सिखा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को। अरे भाई उसका इंटरेस्ट तो देख लो। तो ये हमें, मुझे लग रहा है एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट इशू पेरेंटिंग का। पेरेंटिंग टिप्स हमें जरूर लेनी चाहिए, उसको लेकर भी अवेयरनेस करनी पड़ेगी। हमें यही नहीं पता, जैसे मैं अभी जो सुसाइड केसेस में आपको बता रहा था कि हम कहते मैं अगर आईपीएस नहीं बना तो मैं अपने बच्चे को आईपीएस बनाना चाह रहा हूं। क्यों? मैं अपनी इच्छा उस पर क्यों थोपूं? हो सकता है वो बच्चा साइंटिस्ट बन सकता हो, साइंटिस्ट अच्छा बनना scientist चाह रहा हो, बने, बहुत अच्छा साइंटिस्ट बने, उसको जबरदस्ती में आईपीएस बनाऊं। तो ये पेरेंटिंग टिप्स भी बहुत, इस पे भी मुझे लगता है सामाजिक संगठनों को और सरकार को पेरेंटिंग पे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 99% मैं उसमें इंक्लूड अपने आप को भी करता हूँ। हम लोगों को ये नहीं पता कि हमें बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है। जी जी मैं गांव देहात की बात करूं, आज भी जी जिस परिवेश से हम आते हैं, जी आज भी अगर पिताजी इस कमरे में है तो बेटा दूसरे कमरे में बैठेगा, मतलब फेस नहीं करते आपस में एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि जैसे ही बैठेगा माँ बाप ने डांटना शुरू करना है, माँ बाप ने ऐसी ऐसी बातें करनी है, तू क्या कर रहा है, तू जिंदगी में क्या करेगा, समझ गए? उस बच्चे को नेचुरल ग्रोथ नहीं होने देते। ओके सर, तो ऑडियंस को एक सजेशन दीजिए कि जैसे अगर किसी पेरेंट को अपने बच्चे से बात करनी है, कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करनी है, तो वो कैसे करेंगे? देखो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो एक घर में ऐसा माहौल होना चाहिए कि जहाँ मम्मी पापा और बच्चे रिलैक्स होकर डिस्कस कर सकें। गांव देहात में आज भी ये माहौल है कि पापा एक अगर इस कमरे में बैठे तो बेटा दूसरे कमरे में बैठेगा, ठीक है, जल्दी से फेस नहीं करता, क्योंकि वो डरता है। क्योंकि वो डरता है, और डरने में क्या है कि वो अपनी थोपते हैं, और इस थोपने की वजह से क्या आता है कि जो बच्चे का टैलेंट है, हाँ जी, एक तो वो खराब हो जाता है, राइट? कि भाई बच्चा बनना चाहता है क्रिकेटर, उसको बाप कहता है नहीं तो फुटबॉलर बन। तो वो जो बच्चे के अंदर जो इनबिल्ट टैलेंट है वो खत्म हो जाता क्रिकेट वाला, वो खत्म हो गया। जी फुटबॉलर बन भी जाएगा पर वो एक्सेल नहीं करेगा जी जी फुटबॉल की फील्ड में। जी एक तो ये हो गया। जी। दूसरा है कि जो पेरेंटिंग, गलत पेरेंटिंग की वजह से आज बच्चे, मुझे लगता है कि ये ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जो हमारे जो यूथ है उसमें नशे की तरफ जाने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे माँ बाप जो हैं, जी हम जो लोग हैं, जी वो कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं। बच्चे पे पूरी तरह से ध्यान ना देना। आप देखो जब बच्चा ड्रग्स की तरफ जाएगा या नशे की तरफ जाएगा ना, तो उसके बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, उसके बात करने का स्टाइल बदल जाएगा, वो बात बात पे आपसे लड़ाई करेगा, ठीक है, अग्रेसिव हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, जी। वो माँ बाप में कमियां निकालेगा, घर वालों में कमियां निकालेगा, क्योंकि अपनी कमी वो उसने छुपानी है, हाँ राइट? हाँ फिर वो पैसे के लिए आपसे जिद करेगा, हाँ और वो पैसे जो है नेसेसरी लेगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर 4 दिन के लिए बाहर गया है तो किसके साथ बाहर गया है, आके उसका दिल्ली, मतलब अगर दिन में भी बिहेवियर नोटिस करना है कि change सबसे हो पहले बिहेवियर नोटिस करना है। जी जी पैसे अनाप शनाप तो नहीं ले रहा, हाँ जी किसी रिलेटिव से, किसी यारों दोस्तों से पैसे नहीं ले रहा, जी पैसे घर से चुरा तो नहीं रहा, जी ठीक है? ठीक है। अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ों पे लगाम लगेगी। और बड़ा दुख होता है आज की डेट में दिल्ली में इतना नशा फैला हुआ है, आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छा, और इसमें गरीब अमीर दोनों इन्वॉल्व हैं। जी। गरीब जो है सस्ता नशा करता है, अमीर जो है वो महंगा नशा करता है। और ये नशा जो है, क्योंकि घर में अगर एक सुकून से बच्चे को अगर सपोर्ट मिलेगी, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, और जब बच्चे को घर में इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलती तब बच्चा घर से बाहर जाता है। और यारी दोस्ती जो है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रैप करते हैं, जो नशा बेचने वाले हैं या जो नशा करने वाले हैं, वो ऐसे बच्चे ढूंढते हैं कि यार मुझे, अगर अमीर बच्चा है इसको पकड़ते हैं, ठीक है, उसको नशे की इनडायरेक्टली लत लगाते हैं, राइट, और उससे फिर कल को पैसे मंगवा के नशा करते हैं। तो ये इस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने का। देखो बच्चा आपका कुछ बहुत बड़ा इंसान बने ना बने, बहुत अच्छा बिजनेस करे ना करे, परंतु कम से कम अगर वो हेल्दी है और नशे से दूर है जी। तो भी कुछ ना कुछ वो कर ही लेगा। एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। इस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए पेरेंट्स को।
मेरी सारे पेरेंट्स से ये अपील है, जी। चाहे वो जॉइंट फैमिली है, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली है, चाहे वो अकेले रहते हैं, बच्चों के बिहेवियर पे ध्यान रखें और टाइमली काउंसलिंग करें, अपनी भी करवाएं और बच्चों की भी कराएं। तो ये नशे के प्रति जो रुझान होता है ये इस कारण होता है कि इंसान इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है। पहली बात तो ये है कि इमोशनली अनस्टेबल होना, फिर ये है कि कई बार हम क्या करते हैं, बच्चों से ना बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं। ठीक है। बच्चे की कैपेबिलिटी है नहीं। हाँ। एक बच्चा अगर 10 किलो बोझ उठा सकता है, अगर हम उससे कहेंगे 100 किलो का वजन उठा, तो possible नहीं है। पॉसिबल नहीं है ना। जी। हम उनसे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। हम देखते हैं अड़ोसी का बच्चा क्या कर रहा है, पड़ोसी का बच्चा क्या कर रहा है, जी। फलाने का बच्चा आईएएस बन गया, तू क्यों नहीं बन रहा। उसको compare मार करने मार लगते के मार के उसको, अरे हमें उस बच्चे का, अपने बच्चे का टैलेंट देखना है। जी। उस बच्चे का जो टैलेंट है वो कर ले। अगर बच्चा स्वस्थ जीवन भी जिएगा और बहुत बड़ा नहीं बन पाता तो क्या आफत आ रही है। उससे तो बेटर है ना कि उस बच्चा अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा ये लाइन मेरे मम्मी पापा के लिए वहाँ पे। नशे में। हाँ नहीं, ये हमारे लिए भी, मैं भी एक, मेरा भी बच्चा है, हमारे भी भतीजे हैं, बच्चे हैं, ये हमारे लिए ऊपर भी। और जो भी मैं बात बोल रहा हूँ मैं अपने ऊपर भी कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि लोगों को प्रीच कर रहा हूँ, मैं अपने आप को भी बता रहा हूँ। जी। तो इन चीज़ों को देख करना और बच्चों पे कॉन्फिडेंस रखो। जी। जब आप बच्चे पे विश्वास करते हो, विश्वास होना चाहिए कि बच्चा मेरा ठीक करेगा। अगर आपको विश्वास है आपका बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। हम क्या करते हैं, शक की दृष्टि से देखते हैं, नहीं नहीं ये बच्चा कर नहीं पाएगा। कई बार हम वैसे तू बड़ा कलेक्टर बनेगा, तू बड़ा आईएएस बन जाएगा। तो ये डिमोटिवेशन, ये डिमोटिवेशन है। उस डिमोटिवेशन की वजह से जो बच्चा ना घर भागता है। देखो, अगर बच्चे को चाहे वो जानवर है, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे वो इंसान है, प्यार का भूखा होता है। जी। अगर आप घर में प्यार नहीं दोगे वो बाहर भागेगा। और जब बाहर भागेगा तो बाहर के जो लोग हैं वो हो सकता है कि आपको झूठा फेक प्यार कर रहे हो, और उस फेक प्यार में जो है आपको ट्रैप कर रहे हो, आपको नशे की उसमें ला रहे हो। हमारी बच्चियों के साथ ये होता है ज़्यादातर। बच्चियों, अगर घर में अच्छा माहौल है, मम्मी खासकर अगर उससे अच्छी फ्रैंक है, तो बच्ची बाहर नहीं जाएगी। जी। कोई भी एक्सट्रीम स्टेप उठाने से बच्चा और बच्ची परहेज करेंगे। जी। जी। तो इसलिए पेरेंट्स को मेरी हिदायत है, रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को संभाल के रखो, ये हमारी एसेट्स है। और बच्चों के साथ साथ जो है हमारे रिश्तेदारों को, हम अपने बच्चों की कमियां ना छुपाएं। कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे ने गलत कर दिया, हम उसको छुपा लेते हैं, फिर उसको एनकरेजमेंट मिलती है, वो आगे भी करता है। जी। जी। तो उसी को करेक्ट करें वहीं पर। जी। मारना पीटना कोई सोल्यूशन नहीं है, डांटना कोई सोल्यूशन नहीं है। प्यार से अगर बच्चे को आप समझाएंगे, अगर आप बच्चे को घर में इमोशनल कंधा देंगे तो उसको बाहर कंधे की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो कभी भी नशे की और बुरी आदत में नहीं पड़ेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कभी कभी पेरेंट्स को क्या लगता है कि अगर मैं इसको डिमोटिवेट करूंगा या करूंगी थोड़ा सा, तो ये इसको ऐसा चैलेंज लेगा और उसके ऊपर काम करेगा। तो क्या ये नेगेटिव मोटिवेशन कहते हैं इसको? नहीं, जो नेगेटिव मोटिवेशन है ना, वो उसमें से 100 में से 1% भी होते हैं जो उसको पॉजिटिव में लेते हैं। 99% को नेगेटिव में ले लेते हैं। कॉन्फिडेंस वहीं पे, कॉन्फिडेंस बच्चों का लूज होने लगता है। और जब आपका और जो एक फेलियर की जो कंसेप्ट है, जो हम बोलते हैं कि फेलियर, बच्चे के मार्क्स आगे कम आ गए, हम बोल रहे हैं तू फेलियर है। ये शब्द तो मुझे लगता है कि कभी हमें जिंदगी में, बच्चों को नहीं, हमें बड़ों को भी नहीं सोचना चाहिए। फेलियर नाम का शब्द हमें कभी अपने लाइफ में मतलब यूज ही नहीं करना चाहिए। नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, कोई बात नहीं, हाँ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन के कोई बात नहीं, अब और अच्छा हो जाएगा, आगे भी हो जाएगा। अभी मैं उदाहरण दूंगा, मेरी एक भतीजी है रूहानी, उसके मार्क्स आए कम, बहुत अच्छी है, मेरे से बड़ी अटैचमेंट है। तो उसको मैंने बोला, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तू पढ़, अच्छे आ जाएंगे आगे। मैंने उसको लेकर नहीं कहा, और उसके फिर वो दूसरा टेस्ट हुआ तो 5/5 आए। फिर वो आके मेरे को बोल रही कि पापा मेरे देखो 5/5। तो उस समय अगर मैं बोलता नहीं तू तो कुछ नहीं कर सकती, तेने ये क्या कर दिया, तो ये चीज जो है ना, हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। हम बड़े लोगों को, जो हम बड़े अपने आप को सो कॉल्ड बड़ा बोलते हैं, बच्चे पैदा हो जाने से और बच्चे की किसी की शादी होने से बड़ा नहीं होता जी। बड़ा हमें होना है कि जब हमें अपने थॉट में बड़ा होना है, हमें इस प्रकार की थॉट रखनी कि हमें समाज को लेकर आगे चलना है, हमें, और दूसरे का बच्चा भी हमारा बच्चा है जी। अगर दूसरे बच्चे के साथ कुछ हो रहा है तो आज हम दूसरे के साथ हो रहा है, कल हमारे बच्चे के साथ हो सकता है। तो अगर हम ये वाली वासुदेव कुटुंबकम, तो हमारी एक हमारा इंडिया का एक
बहुत बड़ा कंसेप्ट रही है। तो उस वासुदेव कुटुंबकम में हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटा, अमीर, गरीब सबको साथ लेके चलना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे समाज के प्रति हमारी ड्यूटी बन जाती है। जब समाज आगे बढ़ेगा तो इंडिविजुअल लोग समाज बढ़ेगा, और समाज देखो, समाज को बनाने में हर वर्ग का, हर धर्म के लोगों का, हर जाति के लोगों का योगदान है। जी मैं ये कहूँ कि मैं हिंदू हूँ तो मैंने देश को बनाया है, तो ये मेरी गलतफहमी है। जी इस देश को हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, सिख ने, ईसाइयों ने, क्रिश्चियन ने, सबने बनाया है। देश की आज़ादी में सबका रोल रहा है। तो आज की डेट में मुझे लगता है कि जो हमारा युवा है उसको आगे आना चाहिए, और ये जो भाईचारा है, जो गंगा जमुनी तहजीब है जो इंडिया की हमेशा रही है, उसको हमें आगे लेकर चलना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। और जो थोड़े से जो खुदगर्ज लोग हैं, जो समाज को बांटने का काम करते हैं, वो हर जाति धर्म में होते हैं, उनसे हमें बचना पड़ेगा। हमें उन धर्म गुरुओं से बचना पड़ेगा जो हमें गलत रास्ता दिखाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। क्योंकि समाज को आज मुझे लगता है कि हमारे देश को, हिंदुस्तान को जरूरत है इस मोहब्बत की दुकान की, उस मोहब्बत की दुकान की कि जहाँ हिंदू मुस्लिम में भेदभाव ना हो, जहाँ दलित और सामान्य में भेदभाव ना हो, जहाँ ऊंची और छोटी बड़ी जाति में भेदभाव ना हो, जहाँ समाज में ये भेदभाव ना हो कि मेरे पास गाड़ी है, दूसरे के पास स्कूटर है या मोटरसाइकिल है या साइकिल है। इस भेदभाव को हमें ख़त्म करना पड़ेगा अगर हम देश की तरक्की चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं देश हमारा जो विश्व गुरु बने। विश्व गुरु जब बनेगा, जब सब लोगों को आगे ले जाना पड़ेगा। जी जी। तो एक मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कई हम फिल्में देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो ऐसा होता है कि कई बहुत सारे फ़नी इंसिडेंट आ जाते हैं कोर्ट में। कई सारे फ़नी इंसिडेंट आते हैं कि जज भी कहते हैं यार ये कैसा केस आ गया, हंसने लगते हैं। तो ऐसा आपकी लाइफ में कभी हुआ है कि आपको लगा कि ये तो बड़ा ही अजीब केस है यार? नहीं, एक केस हुआ था, एक वो डिवोर्स का केस था। ठीक है, कोर्ट का नाम नहीं बताऊंगा कौन सी कोर्ट थी। तो उसमें जैसे डिवोर्स के केस में भी ना काउंसलिंग होती है। जज कहता है भाई काउंसलिंग कर लो, देख लो, बातचीत कर लो, है ना। अब तो प्री काउंसलिंग भी है, केस से पहले भी काउंसलिंग है। तो उसमें एक जज बोल रहा था कि भाई बार बार जो है ना, एक गांव देहात का था, तो उसको बोला भाई तू उसको रख क्यों नहीं लेता, तू उसको रख क्यों नहीं लेता। तो उसने बोला कि जज साहब अगर आपको ज़्यादा अच्छी लग रही तो आप रख लो, मैंने नहीं रखना। ठीक है, और ये बिल्कुल इंसिडेंट था, ये बिल्कुल कोर्ट में हुआ था ऐसा। तो फनी चीज़ें आती हैं, क्योंकि देखो एक क्लाइंट है, वो भी नए नए सोच वाले लोग आते हैं। कई लोगों को पता होता है कि जज के सामने क्या प्रोटोकॉल है ना। कई लैंग्वेज भी गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा। परंतु वो कोई ठीक है, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, तो जजेस भी उसको लाइट लेते हैं। अच्छा, ऐसा है। तो वो जज भी छोड़ देते हैं? हाँ, जज उसको सीरियस कि भाई वो बेचारा दुखी है। हाँ। अगर वो ये कह रहा है कि जी आपको अच्छी लगी तो आप रख लो, ठीक है, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि वो ऑफेंड कर रहा है जज को। जी जी जी। बट वो एक लाइटर वीन में बोल रहा है। तो ये चीज़ें आती हैं, काफ़ी चीज़ें आती हैं इस टाइप की। ठीक है, तो सोशल वेलफेयर पे दोबारा आते हैं। आपने कुछ PILs के बारे में बताया जो आपने दाखिल की थी, जिनसे आप जीते भी और काफ़ी कुछ अच्छा हुआ। इसके अलावा कुछ जो आपने किया हो सोसाइटी के लिए, आपने जैसे बता रहे थे मुझे। देखो, मैं एक तो टीचिंग, क्योंकि मैं वकील बनने से पहले टीचर रहा हूँ जी, तो मुझे शौक है बच्चों को पढ़ाने का। और मैं ये एक मेरी इच्छा रहती है हमेशा। हम कुछ लोगों का ग्रुप है, हमने सरदार पटेल एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखी है। अच्छा। उसमें हमारे कुछ दोस्त हैं जो हम सरकार से एड नहीं लेते, हम उसमें कुछ मंथली या कुछ करते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने का। सारे वकील हैं? हाँ, मेरा एक लव्य है, मेरा एक वो तकल्लुफ़ है, एक लव्य है। मैं जो कुछ लिखता हूँ तो एक लव्य करके लिखता हूँ जी, क्योंकि मेरा कोई गुरु नहीं रहा। और मैं ये चाहता हूँ कि 10-20, देखो आप एक चीज़ समझ लें रोहित जी, कि डेथ सबकी होनी है जी, ठीक है। आप अपने बच्चों के लिए कमाएं, अच्छा खाएं, अच्छे बच्चों के लिए करें, बहुत ज़रूरी है। परंतु जो समाज का जो ऐसा तबका है जो पीछे रह गया है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ करें। ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन। तो जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप अपनी लाइफ में 10-20 ऐसे लोगों का उदाहरण दे के जाएं कि जिन लोगों की आपने ज़िंदगी बनाई हो। जैसे मेरी एक कंसेप्ट है, हम इसको आगे
धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं कि हम बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, वैसे नहीं लेंगे, गोद नहीं लेंगे, हम अडॉप्ट करेंगे एजुकेशन के लिए, उनके एजुकेशन का खर्चा उठाएंगे, एजुकेशन का खर्चा उठाएंगे और पेरेंट्स की तरह हम उनको एक्ट करेंगे कि जैसे पीटीएम होती है तो हम बच्चों की पीटीएम में जाएंगे, ठीक है, और उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या वो क्या बनना चाहता है, उसके जब तक वो बच्चा उस गोल को अचीव नहीं कर लेता, वो गरीब बच्चा, तब तक आप साथ तब तक उसको वो छोड़ेंगे नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ अपनी लाइफ में कि 10, 20, 30, 50 बच्चे जो डिजर्विंग है, जिसके माँ बाप नहीं है या बहुत गरीब है जी, जिसका फादर नहीं है, राइट, जो यतीम है, उसको अगर मैं कर सकूं, इसकी तरफ मैं काम कर रहा हूं और हमने काफ़ी हद तक इन चीज़ों को आगे बढ़ा के भी लेके चले हम, ठीक है, तो उसको कुछ ऐसा काम कर जाएं कि 10-20 बच्चे ऐसे हों जो ये कहें कि मैं इनकी वजह से जो है आज आईएएस ऑफिसर बनाऊं, इनकी वजह से मैं जज बनाऊं, इनकी वजह से मैं डॉक्टर बनाऊं। तो ये मेरा ज़िंदगी का गोल है, मैंने अपने बच्चे के लिए तो कर ही रहा हूँ, ठीक है, और आगे भी करूँगा, परंतु ये वाली कंसेप्ट के साथ मुझे, और कल का नहीं पता, जब हमें कल का नहीं पता तो आज हम चालाकियाँ क्यों कर रहे हैं, जी जी जब हमें कल का नहीं पता तो आज हम भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं, जी, बिल्कुल ठीक है, जब हमें कल का नहीं पता तो हम ये धर्म को लेकर लड़ाई क्यों कर रहे हैं, जब हमें कल का नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या होगा तो आज हम नफरत क्यों पैदा कर रहे हैं। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर ख़त्म करते हैं। अपना कोई माइलस्टोन केस बताइए जो आपने लड़ा हो कहीं पे भी, प्राइवेट या कैसा भी जिसमें आपको लगा हो कि आपने कुछ मीनिंगफुल किया है। जैसे मैंने एक वो दलित समाज का लड़का था जो शराब वराब पीता था, अच्छा, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वो मीटर चोरी का उसके ऊपर इल्ज़ाम था, ये पानी का मीटर, पानी पीतल का होता है ना, पानी का जो मीटर होता है पीतल का होता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, जी। तो उसका चोरी का इल्ज़ाम था, पुलिस ने अरेस्ट किया, ठीक है, पटेल नगर पुलिस स्टेशन की बात है, ठीक है, और लड़का बलजीत नगर का था, अच्छा, तो उसको अरेस्ट किया। जी अरेस्ट करके उन्होंने ACMM के सामने लेके जी, उसको जेल भेज दिया। ठीक है, अब वो जेल में जाके उसकी पिटाई हुई, पिटाई हुई, ये तो कोई रीज़न मतलब, अंदर क्या बात थी हमें नहीं पता मुझे, हाँ, ठीक है, उसकी पिटाई हुई, ठीक है, और इतनी पिटाई हुई कि उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और उसकी डेथ हो गई। अच्छा, तो ये इट वाज ए कस्टोडियल डेथ, कस्टडी में डेथ हुई, ठीक है। लेकिन इसमें तो वो मार भी नहीं सकते शायद, कस्टडी में तो ऐसा नहीं नहीं, अभी उसके ऊपर भी बताऊंगा मैं। कुछ- जी, तो कस्टोडियल डेथ थी, हम्म, वो मेरे नोन के नोन थे। ठीक है, वो लड़का मेरे पास आया, कह रहा सर ऐसे ऐसे हो गया है, तो मैंने हाई कोर्ट में, क्योंकि देखो बच्चा वो चला गया लड़का, उसके घर पे टीन शेड थी, कितने साल का था वो? वो था मैरिड था, उसके 2 बच्चे थे, हाँ, ठीक है, तो उसके घर पे टीन शेड थी और ईंटें भी चिनी हुई नहीं थी, वैसे लगी हुई थी, इतना गरीब था। तो मैंने हाई कोर्ट में कंपनसेशन का केस डाला उसकी पत्नी की तरफ से, और वो मैंने फ्री केस लड़ा था, और लास्ट में मैंने 8.5 लाख रुपया उसमें कंपनसेशन जो है ना सरकार ने उसको दिया, क्योंकि कस्टडी में अगर डेथ होती है, ठीक है, चाहे वो पुलिस की कस्टडी हो, चाहे वो जेल की कस्टडी हो, चाहे सरकार की कस्टडी में अगर कोई भी व्यक्ति है, कस्टडी में अगर डेथ होती है तो सरकार उसकी जिम्मेदार है। तो उसमें कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि इतना अमाउंट नहीं, फिक्स नहीं होता, जो भी जिसकी डेथ होती ना, उसकी वर्किंग क्या थी, मान लिया इसमें अगर कोई सपोज करो प्रोफेशनल की डेथ हो जाती है, मान लिया कोई वकील की, डॉक्टर की, इंजीनियर की, अच्छा कमाने वाले की, हाँ, तो उसका कंपेंसेशन उसके हिसाब से मिलेगा कि उसके, वो तो बेचारा मजदूर था, डेली मजदूरी करता था, इसलिए उसको 8-8.5 लाख रुपए मिले, और वो भी आज से 10-12 साल पहले, ठीक है। तो ये मैंने केस फ्री किया था। तो हम इस प्रकार के केस, जो गरीबों के केस होते हैं, वो हमारी बहुत अच्छी टीम है पूरी दिल्ली में, हर कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हर जगह हम ये इस टाइप के प्रो बोनो बोलते हैं इनको, फ्री में केस लड़ते रहते हैं, जिसमें हम पैसा नहीं लेते और अपनी तरफ से पैसा खर्च करके देते हैं। एक आप और बोल रहे थे कि कस्टोडियल डेथ, ये पुलिस की कस्टडी में अगर कोई एक्यूज है तो ये जिम्मेदारी पुलिस की बनती है कि उसकी सेफ्टी रखे, वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, जी, राइट जी, अगर कोई मान लिया कोई पुलिस स्टेशन में है, कोई मुलजिम में अगर है, उसको अरेस्ट कर रखा, अगर वो सुसाइड भी कर लेता है तो इवन देन पुलिस की गलती मानी जाएगी।
कि भाई पुलिस ने क्यों नहीं उस पर केयर की कि उसको सुसाइड, क्योंकि कस्टडी में तो आप प्रोटेक्टर होगे ना उसके, आप उसके प्रोटेक्टर होगे जी। ठीक है। तो उसमें अगर आप ऐसा होता तो उसमें आप कंपनसेशन के लिए जा सकते हैं। ठीक है। अभी आपने देखा होगा अगर कोई गड्ढा खुला हुआ है, उसमें कोई बच्चा डूब के काफ़ी जैसे मर जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप सरकार से कंपनसेशन ले सकते हो। अगर वो सड़क एमसीडी की है तो एमसीडी से ले सकते हो, पीडब्ल्यूडी की है तो पीडब्ल्यूडी से ले सकते हो। तो ये इस टाइप की प्रावधान है कि अगर सरकार की लापरवाही से अगर आपके साथ कुछ हादसा होता है तो सरकार को कंपनसेट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर, यहाँ पे आने के लिए काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ पता चली हमें नई बात। ऐसे ही आगे हम कई सारे ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के साथ पॉडकास्ट करते रहेंगे जिन्होंने हमारे समाज के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें की हैं। तो ऐसे ही पॉडकास्ट को देखने के लिए आगे डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।